बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट की गुज़िश्ता चंद बरसों में नाहमवार कारकर्दगी ने शायकीन को मायूस किया है। वहीं वो दूसरी तरफ आकिब जावेद की ज़ेर निगरानी जारी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप से खिलाड़ियों की खामियों को खूबियों में बदलने की कोशिश में मसरूफ़ है। ये कैंप न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों की फ़नी खामियां दूर करने की कोशिश है, बल्कि इसके ज़रिए आइंदा बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक मजबूत, मुतवाज़िन और मुतहर्रिक स्क्वाड तैयार करने का ख्वाब भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट की हालिया कारकर्दगी एक मिली जुली तस्वीर पेश करती है। कुछ फतूहात तो ज़रूर मिली, लेकिन फैसला कुन मुकाबलों में तजुर्बेकार खिलाड़ी समेत टीम की मजमूई नाकामी ने बहुत से सवालात को जन्म दिया। ख़ास तौर पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे सीनियर्स पर एतमाद के बावजूद मुस्तकिल मिजाजी की कमी ने टीम मैनेजमेंट को नए ऑप्शंस पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। इसी पस मंज़र में एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट के सर पर खड़े हैं। इन इवेंट्स के पेश नज़र टीम की तैयारी, खिलाड़ियों की फिटनेस और कारकर्दगी को निखारने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट कैंप एक संजीदा कदम है, जहां तकनीक, जहनी मजबूती और जदीद क्रिकेट के तकाज़ों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को हैरान करने की सलाहियत रखता है? क्या सीनियर्स का तजुर्बा और नौजवानों की तवानाई एक कामयाब इम्तिजाज बनेगा? और क्या आकिब जावेद का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नया संग मील साबित होगा? इन तमाम सवालात के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक बात तय है, पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली की फ़िज़ा कायम हो चुकी है और नज़रें अब सिर्फ एक चीज़ पर मरकूज़ हैं और वो है कामयाबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने स्किल्स कैंप के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी लार्जर ग्रुप में ज़्यादातर वाइट बॉल क्रिकेटर्स हैं। कोच माइक हेसन ने भी अभी ये महसूस किया है कि इस लार्जर ग्रुप के साथ काम करना है। जुलाई में कराची में वाइट बॉल टीम का कैंप भी लगना है, इसलिए लार्जर कैंप में वाइट बॉल क्रिकेटर्स शामिल हैं। आकिब जावेद ने मजीद कहा कि लार्जर ग्रुप के बाद फिर एक वाइट बॉल और रेड बॉल का भी अलग कैंप होगा। रेड बॉल के कैंप से उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ की मदद मिल सकेगी। अभी ये जो लार्जर ग्रुप ज़्यादातर इसमें वाइट बॉल है, क्योंकि जेन में इसको चीज़ें कुछ माइक ने आके, कोच ने, बॉलिंग कोच ने, इनके साथ बैटिंग कोच ने कुछ चीज़ें नोट डाउन की थी, क्योंकि इनका कैंप लग रहा है कराची में 8-9 तारीख से। तो उससे पहले ये था कि अपनी जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए। एक चीज़ आप नोट करें कि जो एक फ़र्क हमें फ़ील होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो आजकल ज़्यादातर एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन, तीसरे कंपटीशन, लीग्स, फर्स्ट क्लास, बट वो जो एक टाइम होता है ना, पर्सनल टाइम एक प्लेयर का, कि वो ऑफ सीज़न में अपनी स्किल के ऊपर काम करे, फिटनेस के ऊपर काम करे, उसका टाइम मिल नहीं रहा था। जो मैं पिछले 5-6 साल टीम के साथ रहा, तो उसमें जो मैक्सिमम गैप था वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और न्यूजीलैंड के टूर में 6 दिन का सिर्फ था। तो ये प्लेयर्स को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपको हर साल, हर 4-5 महीने के बाद आपको 2-3 वीक चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडीज़ के ऊपर काम करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें। और जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद हमारा टारगेट तो ये है कि रेड बॉल का एक ग्रुप है और वाइट बॉल का एक ग्रुप है, दोनों को ज़हन में रखें कि आगे कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में आनी है, तो इन चीज़ों को सामने रख के इसकी प्लानिंग की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से स्किल्स कैंप पर मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, विकेट कीपर राशिद लतीफ़। खुशामदीद कहते हैं आपको। राशिद लतीफ़ साहब, आकिब जावेद ने कहा है कि कोच माइक हेसन लार्जर ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। आपके तजुर्बे में क्या एक ही वक्त में इतने बड़े ग्रुप के साथ मौसर स्किल वर्क मुमकिन है, या बेहतर होगा कि महदूद फॉर्मेट और स्पेसिफिक कैंप रखे जाएँ ताकि खिलाड़ियों को मुकम्मल तवज्जो और इंफरादी कारकर्दगी का मौका मैसर आ सके? मेरे ख्याल से आकिब की बात दुरुस्त है कि बड़े वक्फे के बाद इनको एक वक्फा मिला जिसपे इंडिविजुअल या ग्रुप में काम किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कोचेज आए और चले गए, उनको टाइम भी नहीं मिला, और फिर उसके बाद माइंड चेंज होता है तो साथ में हमारे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम बहुत ज़्यादा हारे, 1 साल के अंदर अगर हम देखा जाए बहुत ज़्यादा हारे। दबाव बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कोचिंग स्टाफ के ऊपर है। अब नया कोचिंग स्टाफ आया है, अब देखते हैं। इन्होंने लार्जर ग्रुप ठीक है, लेकिन इसको हम फिल्टर करेंगे आगे जाके
प्लेयर्स चेंज हो जाएंगे, कुछ प्लेयर्स इंग्लैंड चले जाएंगे खेलने, कुछ बिग बैश में चले जाएंगे, और कुछ जो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी जो करेंगे उनके ऊपर काम किया जाएगा, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा। उसके बाद आपने जो बात की रेड बॉल, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम जो आ रही है, चैंपियन टीम आ रही है पाकिस्तान, जिसका रैंकिंग में इस वक्त दूसरा नंबर है, पाकिस्तान का 7वां नंबर है, और ये अच्छा कंपटीशन होगा 2 टेस्ट मैचेस का। तो इसके लिए आपको अलग अलग ग्रुप तश्कील देना पड़ेगा, और हमें ज़रूरी है कि फास्ट बॉलर से तो हम जाएंगे नहीं इतना ज़्यादा, हम स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, साजिद के ऊपर, नोमान के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ेगा। इसलिए लार्जर से फिल्टर करके हम शॉर्ट ग्रुप में आना पड़ेगा, T20 को अलग करना पड़ेगा फिल्टर करके, ओडीआई क्रिकेट को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और टेस्ट क्रिकेट को सेपरेट करके आपको टीम बनानी पड़ेगी। टफ टाइम है, लेकिन आकिब जावेद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इकट्ठा किया हुआ है, टाइम मिला हुआ है। नो डाउट गर्मियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है कि ऐसा ग्रुप मैनेज किया जाए जो फ्यूचर में 2-3 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके और जीत सके। वजह फरमाया राशिद लतीफ़ साहब आपने, और बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि टीम के खिलाड़ी या तो जहाज़ में चढ़ रहे थे या जहाज़ से उतर रहे थे, लेकिन ऑफ सीज़न में कुछ देखने को और करने को उनके पास था नहीं। लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है, यहाँ पर आकिब जावेद ने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, तो ये जो ऑफ सीज़न जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ही ज़ेरे निगरानी होनी चाहिए। खिलाड़ियों को उनकी स्किल्स के साथ जो है वो फिटनेस के उमूर के ऊपर जो है वो सहूलियात से मुस्तफ़ीद होना चाहिए, बोट की सहूलियात से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा कि अब्दुल रज़ाक ने एक कैंप लगा लिया और उससे हासिल वसूल क्या हुआ। आप समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट और दुरुस्त सिमत में हमारा सफ़र है? देखिए, अवेलेबल सोर्सेज क्या है, हमें पाकिस्तान, हम लोग बहुत बिहाइंड है वर्ल्ड से। अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से, तो बहुत हाई परफॉर्मेंस सेंटर वाकई में बहुत हाई लेवल पे है। हमारे यहाँ ना मेंटली तौर पे किया जाता है कि रज़ाक अगर कर रहे हैं, बड़े ग्रेट प्लेयर रहे पाकिस्तान के, वो अपने तरीके से समझाएंगे कि मैं ऐसा खेलता था। आकिब जावेद की अपनी सोच है, उनका बड़ा तजर्बा है, वो अपनी तरीके से बताएंगे। मोहम्मद यूसुफ ने अपने तरीके से बताया, मिसबाह उल हक ने अपने तरीके से बताया, और वकार यूनुस ने भी अपना तरीका बताया। कहीं कामयाबी मिली, कहीं कामयाबी नहीं मिली। मैं चाहूंगा कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेल रही है, जुबानी खेल रही है या नेट के ऊपर प्रैक्टिस करके खेल रही है, या साइंटिफिक वे में खेल रही है। तो दुनिया साइंटिफिक वे में जा चुकी है। क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा हो? 2006-7 में बायोमैकेनिक्स लैब जरूर लगी थी, जो कि लम्स में अभी है, उसमें जंग लग गया था। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान में हाई परफॉर्मेंस सेंटर किस क्यों बोलते हैं? अगर 10 नेट लगा देंगे, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं होता, वो नेट सेशन होते हैं। फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के मतलब कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रेनिंग में देख लें, फिटनेस में देख लें, स्किल्स में देख लें, इन चीज़ों की कमी है। लेकिन हम लोग को देखा जाए, टैलेंटेड होते हैं पाकिस्तान के प्लेयर, जो कि एक खास पिचेस के ऊपर बहुत डेंजरस हैं। जैसे अहमद नवाज को आपने देखा, अभी साइम अयूब को हम देख रहे हैं, ये टैलेंटेड है। हमने देखा हारिस को देखा, वो टैलेंटेड है। अब्दुल्ला शफीक को हमने देखा, शाहीन को अभी देख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन इनको हमें इंक्रीज कैसे करना है? इंक्रीज हमें हाई परफॉर्मेंस कोच चाहिए, हाई परफॉर्मेंस लोग चाहिए। हमारे पास सेटअप जरूर है, हम बराए नाम एकेडमीज हैं, लेकिन उसमें हाई परफॉर्मेंस वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी हम शुक्र करते हैं कि हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं, जिससे हम हमारे जो टैलेंटेड प्लेयर है उससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन गुजारिश यही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो ऐसी चीजें लेके आए, कोचेज ना लेके आए। मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ, लेके आ रहे तो टेक्नोलॉजी लेके आए साथ में, जो कि मुफीद हो फ्यूचर में हमारी जनरेशन के लिए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब वीडियो इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू के लिए। मज़ीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ लीग्स और काउंटी चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए NOC जारी कर दिए हैं। साबिक कप्तान बाबर आजम को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किया गया है। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को भी बिग बैश लीग के लिए NOC दे दिया गया है। काउंटी चैम्पियनशिप के लिए काशिफ अली, मोहम्मद आमिर, शान मसूद, हसन अली और मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दे दी गई है। मोहम्मद नवाज को गयाना सुपर लीग और कैरेबियन प्रीमियर लीग, ख्वाजा नाफे को ग्लोबल सुपर लीग, मोहम्मद हसन को CPL और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को मेजर लीग क्रिकेट खेलने के लिए NOC जारी कर दिया गया है।
राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, आप इस इक़दाम को किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि किस खिलाड़ी ने एनओसी के लिए अप्लाई किया, किसको कहाँ के लिए एनओसी दे दिया गया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि ये चीज़ें कितनी अहम हैं और ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह एडवांस में होनी चाहिए? जी, बिल्कुल एडवांस में होनी चाहिए। ये अच्छा कदम है पीसीबी का, क्योंकि जैसे कैंप जो लग रहा है ना, इसमें तो ठीक है आप अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, लेकिन सही मायने में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तजुर्बा मिलता है, वो मैचेस खेल के मिलता है। नो डाउट T20 है, लेकिन एक्सपोर्ट होनी चाहिए प्लेयर। जैसे वेस्ट इंडीज हो सकता है रैंकिंग में बहुत नीचे जा चुका है T20 में, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्लेयर T20 के एक्सपोर्ट करता है वो वेस्ट इंडीज ही करता है। उनके 17-18 प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, बिग बैश खेलते हैं, बीपीएल खेलते हैं, पाकिस्तान में खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं। तो पाकिस्तान ठीक है, अभी अपने इतने वसाइल नहीं है, लेकिन अपने प्लेयर प्रोड्यूस करे और बाहर भेजे, और ये अच्छी चीज है। लेकिन ये देखना ये है कि बहुत सारे प्लेयर को, जब प्लेयर वहां पहुंचता है, उसको एनओसी वापस आने को कह देते हैं। इस पे पीसीबी को देखना चाहिए कि जो चला गया है, हाँ कुछ प्लेयर है जैसे बाबर आजम की जरूरत है टेस्ट मैच में, उनको तो आना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर थे शायद वो प्लेइंग 11 में ना आए, तो उनको यही इजाजत होनी चाहिए कि वो बाहर खेलें और अपने गेम को एनहांस करें, जो कि आपको नेट्स में नहीं कर सकते, मैचेस में ही कर सकते हैं। राशिद लतीफ़ हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं। उधर आकिब जावेद से लाहौर में मीडिया से बातचीत के दौरान साबिक कप्तान बाबर आजम के नाम फिर सामने आया और उनके बारे में सवाल भी हुआ कि क्या बाबर आजम तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि उनकी अब T20 टीम में जगह नहीं बनती, जिस पर आकिब जावेद ने कहा कि हर खिलाड़ी को भी इल्म है कि वो कौन से फॉर्मेट के लिए फ़िट है। बाबर आजम हो या कोई भी क्रिकेटर हो, खेल सबके लिए ओपन है, खिलाड़ियों के लिए चैलेंजेस बेशुमार हैं, उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। डेफिनेटली वो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है। और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है, इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है। और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर हो गए, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से, कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे बाबर चाहे कोई और भी है। राशिद लतीफ़ साहब, बाबर आजम का अभी बिग बैश लीग में अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी का मुआहदा हुआ है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की जानिब से T20 मैचों में परफॉर्मेंस की हो तो उनकी आदाद-ओ-शुमार उनकी सलाहियतों के मुताबिक नज़र नहीं आते। आपके ख्याल में बाबर आजम का ये तज़ाद किन वजूहात की बुनियाद पर सामने आ रहा है? क्या वो मुल्क की टीम में दबाव का शिकार हो जाते हैं? नहीं, अगर पूरा देखा जाए, पूरे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो बाबर अहम प्लेयर रहे हैं, और जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो पूरी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाती। मैं अगर बाहर के टूर्नामेंट जितने भी पाकिस्तान से बाहर खेले गए, उनकी परफॉर्मेंस के कारकर्दगी का मवाजना करता हूँ, तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। हम जीते ज़रूर ऑस्ट्रेलिया जाके और साउथ अफ्रीका जाके, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन नज़र नहीं आया ऑस्ट्रेलिया में, रन्स का भी और विकेटों का भी। विकेटों में शाहीन और हारिस बहुत बाकमाल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान में खेलने की, यहाँ पे परफॉर्मेंस इनकी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। और वहाँ पे अगर हमने आजमाया, नवाज को आजमाया या हारिस को, तो इनकी कारकर्दगी इनसे बेहतर रही। स्ट्राइक रेट के लिहाज से तेज खेलते हुए नजर आए। बात सही है, लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, रिजवान हो, शाहीन हो और बाबर से, शायद वो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। बाकी आकिब जावेद ने जो बात की, तो वो मेरे ख्याल से झूठ नहीं बोल सकते, तो नजर आ रहा है कि बोलने की कोशिश कर रहे हैं बाबर के ऊपर, तो बोल नहीं पा रहे थे। दो और नाम लिए उन्हें, खुशदिल शाह आउट रहे काफ़ी अरसे, वो अब लेके आए, आकिब जावेद लेके आया उसको। और दूसरी बात की है उन्होंने फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ का इनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो सिर्फ T20 का प्लेयर है। अगर 21 का वर्ल्ड कप देखते हैं हम, 22 का वर्ल्ड कप देखते हैं हम, 24 का वर्ल्ड कप T20 देखते हैं, इसमें यही सिलेक्टर्स थे ज़्यादातर
जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था उसको। वो प्लेयर एक सिस्टम का प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है, सिस्टम का प्लेयर है। बॉलिंग 2 ओवर और बैटिंग बीच में जहाँ पे क्रिटिकल टाइम होता है उस पे बहुत अच्छा करता है। उसको हमने टी20 में मिस किया। अब अपने करियर के एंड के ऊपर है और उसके बाद हम अब फोकस हो गए। इसके साथ हमें दूसरे यंग प्लेयर पे फोकस होना चाहिए जो कि आगे जाके हमारे पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, आकिब जावेद ने कहा कि हर खिलाड़ी जानता है कि वह किस फॉर्मेट के लिए फिट है। आपके मुताबिक क्या बाबर आजम वाकई इस वक्त टी20 टीम में अपनी जगह साबित करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, या सेलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ को उनसे साफ बात करनी चाहिए कि उन्हें कहाँ बेहतरी दरकार है? नहीं, बाबर तो जहाँ जाएगा, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया का मैं देख रहा था कि वहाँ पे जैसा आपने कहा सिडनी सिक्सर्स के लिए उनका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन मुझे ये भी हो रहा है कि उनको टेस्ट मैचेस के लिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुलाए, क्योंकि उस फॉर्मेट के तो बहुत अच्छे प्लेयर अभी भी हैं। वह वनडे के टी20 में आप कह सकते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट शायद वर्ल्ड कप में ना हो, बात दुरुस्त सही है, लेकिन ये बाबर आजम अभी ड्रॉप थोड़ी हुए हैं। ये तो काफी पहले से 2 सीरीज तो नहीं खेले, तो अभी भी हम पता नहीं क्यों हम बहुत ज्यादा फोकस है बाबर के ऊपर। शायद जिस तरह से उम्मीदें थी अभी तक, एक होता है ना कि उम्मीदें बाबर से हैं कि वो दोबारा टीम में आए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी टीम में आ पाएंगे। लेकिन वो तो 2 सीरीज शायद न्यूजीलैंड की सीरीज में भी नहीं थे, अभी भी नहीं थे, तो फिर मुझे ये हैरत होती है कि मीडिया में दोबारा बात क्यों चलाई जा रही है कि वो टीम में हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आकिब जावेद ने डिसाइड कर लिया है कि हम टी20 में उनको नहीं रखेंगे। जब भी तुम्हें बोला था आकिब जावेद झूठ नहीं बोल पा रहे, जो उनके इंटरव्यू का क्लिप आपने दिखाया है। चले, लेकिन आपने तो खुलासा कर दिया और आपने ये भी कह दिया कि उनकी शायद टी20 वर्ल्ड कप में टीम में जगह ना बने। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने निचली सतह पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी अपने मन से आगाह किया। उनका कहना था कि वो अंडर 19 सतह से भी अमल शुरू कर रहे हैं। पहले मरहले में 60 खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा और उनमें से 30 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। खिलाड़ी बराह रास्त टीमों में आ रहे थे, अब वो एक अमल के साथ ऊपर आएंगे। देखिए, सारा साल इसमें काम होगा और जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड कैंप हैं, स्पिनर्स को हम टैग करते होते थे विकेट कीपर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स विद ओपनर्स, तो इस तरह के प्रोग्राम भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चेंज अब हमें सोचने पे मजबूर जिसने किया और हमने की है कि अंडर आपके जितने डोमेस्टिक में कंपटीशन होते हैं, जैसे आपकी अंडर 15 होती है रीजनल लेवल पे, अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है और फर्स्ट क्लास होती है। तो अंडर 15 जैसे पूरे मुल्क में टूर्नामेंट होता है तो उसके जो बेस्ट 30 प्लेयर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनको उस एज के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप किसी बच्चे को रखते हैं उसमें उसकी डाइट, उसकी जो हमें गैप्स नज़र आते हैं ना आपको टीम के अंदर, आपकी नेशनल टीम में, उसको यंग एज से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो प्लान यही है कि उनको एक जगह रखा जाए। सियालकोट एकेडमी हमने उसके लिए सोची है कि अंडर 13 के 30 ग्रुप को वहाँ रखें, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रूमिंग, हर चीज़ वहाँ से हो। फिर 17 जो है फैसलाबाद है, फिर 19 मुल्तान है, फिर आपके यहाँ पे एनसीए में आपके एमर्जिंग ए टीम और नेशनल प्लेयर्स जो हैं ये रेडी होंगे और फिर स्पेशलाइज्ड कैंप इन टॉप ऑफ दैट। राशिद लतीफ़ साहब, 22 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट को खैर बात कहे हुए, लेकिन इन 22 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट के मंजरनामे में जो तब्दीलियाँ हुई, आपने अपनी गुफ्तगू में उसका खुलासा किया। अब माजी के कप्तान हैं, लेकिन मौजूदा क्रिकेट दौर के आप एक क्रिकेट मुबस्सिर तज़कियाकार की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो गुफ्तगू आकिब जावेद साहब कर रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम कोई कैंप लग रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा कि जो गुफ्तगू आकिब जावेद साहब कर रहे हैं। एक अच्छा एहसन इक़दाम मैं इसको ज़रूर कहूँगा, लेकिन मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? आकिब जावेद जो कह रहे हैं कर पाएंगे? देखिए, स्टार्ट लिया है आकिब ने, अभी ये इनका एंड नहीं है। जैसे अभी सियालकोट का नाम लिया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या फैसलाबाद में हो रहा है। अगर वहाँ पे इंडोर्स बनते हैं, वहाँ फैसिलिटीज रेडी होती है, 1 साल तो हम मौका देते हैं कि यार हाँ वहाँ पे नेटिंग शुरू हो जाए, प्रैक्टिस शुरू हो जाए, आपकी जिम हो जाए, स्विमिंग पूल हो जाए, अकोमोडेशन हो जाए, ये पहली बेस होती है, शर्त है आपकी ये चीजें मुहैया करनी चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंट फैसिलिटीज मांगते हैं, आपके पास चीजें आती हैं, टूल्स आते हैं जिसके ऊपर आप अपनी एकेडमी खड़ी करते हैं। इनका जो स्टार्ट है आकिब जावेद का वो अच्छा है, और अगर ये रहे, अल्लाह करे ये रहे, 3 साल 4 साल रहे, तो जिन जगहों के नाम ले रहे हैं जो कि अभी शायद आबाद नहीं है,
वो भी आबाद हो जाएं और रीजनल एकेडमी पे डिपेंड करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि इन्होंने 3-4 जगह अलग-अलग बना दी है। कराची को शायद ख्वातीन के लिए दी है, सियालकोट डिफरेंट अंडर 16 अंडर 19 और मेन यहाँ पे है। अभी जो प्रॉब्लम हमारा आ रहा है 16 रीजन्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में। 16 अपनी रीजन की अपनी खुद एकेडमी या हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, चले मान लेते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 होने चाहिए, प्रोविंस में होने चाहिए। जो कि आपका केपी का एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ का लड़का लाहौर क्यों आए? ये मेरा एक सवाल है। या बलूचिस्तान का हसीबुल्ला वो कराची प्रैक्टिस करने क्यों आए कराची एकेडमी में? क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है? वहाँ की यंग जनरेशन है? यही सवाल मेरे 20 साल पहले भी थे, आज भी थे। क्या हमने जहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस होते हैं साउथ पंजाब से, क्या वहाँ पे हमने कोई ऐसी एकेडमी बनाई जहाँ से फास्ट बॉलर जन्म लेते हैं बूरेवाला या चीचावतनी या भावल नगर? तो ये जगह हमें चाहिए, या केपी के दूसरे दीर वगैरह में वहाँ पे। तो हमें जाना पड़ेगा उन इलाकों में। सिर्फ कराची, लाहौर या फैसलाबाद को आबाद करने से तो आपके एक तरबियती कैंप लगेंगे, लेकिन मुकामी जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, उनको हम किस तरह से करेंगे? ये बोलेंगे कि एबटाबाद में एकेडमी है, नहीं वो एकेडमी नहीं है, वो प्रैक्टिस की जगह है। आपका अगर 16 प्रोविंस है जो कि वोट दे के आपके बोर्ड की मीटिंग में शामिल होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ वोटिंग राइट्स के लिए हैं या प्लेइंग राइट्स के लिए हैं? क्या उनको हम एकेडमी की फैसिलिटीज, हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुहैया करेंगे या नहीं करेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारे पर आपने अपनी राय का इजहार किया। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।